हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, एसबीआई पीओ का भी क्या हो गया, एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, हाल ही में नोटिफिकेशन आया है एसबीआई पीओ का। तो उसी बेस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अरिथमेटिक का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सब क्या होंगे, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के होंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, सब क्वेश्चन क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। क्या है, तो एसबीआई पीओ में थोड़ा सा क्या मॉडरेट टू हाई भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, इजी भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट टू हाई भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? ठीक है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक, ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, इन एनुअल एग्जामिनेशन 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, द रिमेनिंग स्टूडेंट सिक्योर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फेल्ड द रेशियो is 4:5:3 respectively. If the number of students who secured first division was 180 more than those who failed, then how many students secured थर्ड डिवीजन? ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे, एक वार्षिक परीक्षा में कुल छात्रों में 40% प्रथम श्रेणी प्राप्त की। शेष छात्रों ने द्वितीय, तृतीय और अनुत्तीर्ण छात्र का, जिसका क्या है रेशियो कितना है, 4:5:3 है। ठीक, यदि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की तुलना में कितना 180 अधिक है, तो कितने छात्रों ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की? ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जो दिया उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करें, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। प्रथम श्रेणी प्राप्त की कितने, 40% है। ठीक है, कितना के फर्स्ट डिवीजन में प्राप्त किया। ठीक, तो बचे हुए 60% होंगे जो द्वितीय तृतीय और फेल हुए होंगे, क्योंकि 40% ने क्या किया टोटल में से, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है, ये मान के चलता है। तो 40% में क्या फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, प्रथम श्रेणी वाले। तो बाकी के बचे हुए कितने होंगे, 60% होंगे। तो इनको देख लेते हैं, इनका रेशियो कितना है। यहाँ पे सेकंड दिया है, यहाँ पे थर्ड दिया है, और जितने भी क्या हुआ फेल हुए। ठीक है, उनका रेशियो कितना है, 4:5:3। और यही टोटल क्या होंगे, 60% के बराबर होंगे। तो मैं टोटल अब क्या करता हूँ, मान लेता हूँ 100x है। टोटल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 100x है। ठीक है, अब इसमें से जो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, जितने फर्स्ट डिवीजन है वो 40% है, मतलब 40x है। 100x का क्या 40% क्या होगा, 40x होगा। उसके बाद जो सेकंड थर्ड एंड फेल है, ये कितने होंगे, 60x होंगे। ठीक, तो इन्हीं को क्या प्लस कर देंगे। ठीक, 4+5+3 कर देंगे, तो यही क्या होगा, 60x के बराबर होगा। ठीक, यही क्या होंगे, 60x के बराबर होंगे। ठीक, तो इनको प्लस करेंगे। ठीक है, खुद को स्किप कर लेता हूँ। सॉरी, अब इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 12 का वैल्यू 60x के बराबर हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x के बराबर। और इसी 5x का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, इन तीनों से कर देंगे। ठीक, 5x का मल्टीप्लाई इन तीनों से कर देंगे। ठीक, तो तीनों से करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 20x आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 25x आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 15x आएगा। ठीक, तभी जाके इन सबको प्लस करेंगे तो 60x आएगा। ठीक, हम लोग ये निकाल चुके हैं, यहाँ पे आएगा, तभी इनको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो 60x आएगा। ठीक, अब इतना हमको पता चल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की तुलना में 180 अधिक है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, फेल वाले कितने हैं, देखो 15x है। अब फर्स्ट डिवीजन में कितने हैं, 40x है। ठीक, तो यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि 40x में -15x करेंगे, यही वैल्यू 180 होगा, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस कितना है, 180 है। इतना अधिक है, इतना ठीक है, अधिक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, इजकल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पे x करेंगे तो यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 25 होगा। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तो कितने छात्रों ने तृतीय श्रेणी प्राप्त की, थर्ड श्रेणी मतलब 25x ने प्राप्त की है। तो 25x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना, x का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 25, 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया क्या दिया, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन। ठीक, ऐसा ही क्या है, एज इट इज क्या है, आपको एसबीआई पीओ में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही
देखने को मिलेगा। एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, अब क्या करें, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस article is 4:5 and the ratio of the mark price and the selling price 6:5 of shopkeeper mark 40 such article at a 180 each. If all the article were sold then find the total profit earned by the shopkeeper. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5 है, और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 6:5 है। यदि दुकानदार ने ऐसी 40 वस्तुओं पर 180 रुपये प्रति अंकित किया, यदि सभी वस्तुएं बेची गई हैं तो दुकानदार द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या है, रेशियो से खेलना है। ये क्या है, रेशियो का क्वेश्चन। आज क्या किया, मैं 2-4 क्वेश्चन क्या है रेशियो का भी लेके आया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस लिख लेना, सेलिंग प्राइस लिख लेना। ठीक, मार्क प्राइस को एमआरपी से डिनोट कर लेंगे। ठीक, ये क्या है, शॉर्ट ठीक है लिखने का तरीका है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 4:5 दिया हुआ है, और हमको आगे क्या दिया हुआ है, एमआरपी रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक, क्योंकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का इसका अनुपात कितना दिया है, 6:5। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक, हिंदी वाले देख लेना। अब आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इन रेशियो को इक्वल करूंगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है मैं तो 5 कर लूंगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 और मार्क प्राइस कितना है 6, कॉमन था इसलिए ऐसा कर ली। ठीक, दोनों का इक्वल वैल्यू है इसलिए ऐसा कर ली। अब हमको ये रेशियो मिल गया, हमको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का हमको क्या मिल गया, यहाँ पे रेशियो मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में जो बोलता है उसको क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एमआरपी 40 वस्तु पर 180 रुपये प्रति अंकित किया गया था। 40 वस्तु हैं, 180 रुपये पर अंकित किया गया था, तो यहाँ पे कितना होगा, 7200 क्या होगा, यहाँ पे एमआरपी हो जाएगा। ठीक, यही बोल रहा है 7200 यहाँ पे एमआरपी हो जाएगा। ठीक, तो एमआरपी 7200 हो जाएगा, और हमारा जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, चलो समझने के लिए यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ रेशो में से। ठीक, तो यहाँ पे 6x क्या हो जाएगा, 7200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही एमआरपी है। ठीक, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट का फार्मूला। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी जाकर हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5x है, माइनस कॉस्ट प्राइस 4x है, तो x आ गया, और x का वैल्यू कितना है, 1200 है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1200। तो प्रॉफिट को कितना होगा, 1200 का, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, इस पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वो फ्रेंड्स ए एंड बी कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 24 days and 12 days respectively. They started working on the alternate day with a working on the first day. After exactly half of the work was completed, they started working together. In how many days was the whole work completed? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। मित्र ए और बी एक कार्य को क्रमशः कितना करते हैं, 24 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने वैकल्पिक दिनों में काम शुरू करना शुरू किया, मतलब कि अल्टरनेट डे में काम किए। ठीक, पहले ए काम किया, ठीक है, ए पहले दिन काम करता है, उसके बाद फिर क्या ए गया, अगले दिन क्या बी आके काम किया, फिर अगले दिन फिर क्या किया, ए आके काम किया, फिर बी आके काम किया। ऐसे अल्टरनेट डे पे क्या कर रहे हैं, ए और बी काम कर रहे हैं। ठीक, आधा काम पूरा होने के बाद, आधा काम तक किए ये लोग, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा। ठीक, ये क्या है देखना, इस पर कॉन्सेप्ट मस्त है। ठीक, देखते जाना। ए और बी मतलब ए कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी एक कार्य को क्या करता है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 72 इसका क्या कर लेंगे यूनिट, इसका क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 24 या 72 होता है, 3 यूनिट होगा, यहाँ पे 6 यूनिट हो गया। ये क्या है, टोटल वर्क होता है। ठीक, ये होता है टाइम और ये होता है इफिशियंसी। और इफिशियंसी इंटू टी इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। यहाँ पे देख लो, निकाल के देख लो, जैसे इफिशियंसी जैसे निकालना है 3 यूनिट। ठीक, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम होता है, डे यहाँ टाइम होता है। ठीक, उसको थोड़ा स्किप कर लेता हूँ।
टोटल वर्क अपॉन डे या टाइम कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, टाइम देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे टाइम है तो टाइम रख लेते हैं, सॉरी डे है, डी ही ले लेते हैं, ठीक। तो टोटल वर्क यहाँ पे 72 यूनिट है और डे कितना है यहाँ पे 24, ठीक। 24 दिन लग रहा है उसको, ठीक। तो 12, 24 से काट देंगे, 24 या 72 होता है, तो 3 यूनिट आ गया इफिशियंसी। यही इफिशियंसी का वैल्यू आया है, ठीक। यहाँ पे क्या बेसिक समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। इसी फार्मूला बेस पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसा कोई लेंगे जिससे क्या है दोनों डिवाइड होगा, ठीक। ऐसा बस एलसीएम का मतलब यही है। अभी क्या इफिशियंसी हो गया, ठीक। इतना बेसिक से नहीं जाऊंगा क्योंकि क्या बेसिक क्लास में पहले ले चुका हूँ। अगर इनको समझ में नहीं आ रहा ना, बेसिक क्लास देख लेना। यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, ठीक। नहीं आता है 2-3-4 बार वीडियो को अच्छे से देखना। उसके बाद क्या बोल रहे देखो, इतना होने के बाद ये क्या है, पहले दिन आता है, ठीक। ये काम करता है, पहले दिन आता है, ठीक। ये काम करता है, पहले दिन आता है, फर्स्ट डे के दिन ये आता है, ये काम करता है, ठीक। सेकंड डे के दिन बी काम करता है, ठीक। ये चला जाता है, फिर थर्ड डे के दिन फिर ए आता है, काम करता है, फिर चौथा दिन में क्या होता है, बी आके काम करता है, फिर पांचवा दिन में क्या करता है, ए आगे काम करता है, फिर छठवा दिन में बी आगे काम करता है। मतलब ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग, अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। पहले दिन बी काम करता है, मैं सॉरी ए काम करता है, यहाँ पे बोला भी है ए पहले दिन काम करता है, देखो यहाँ बोला है क्वेश्चन में ए पहले दिन काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद बी आता है, उसके बाद फिर ए आता है, बी आता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक आधा काम पूरा होने के बाद उन्होंने एक साथ काम किया, मतलब आधा दिन आधा काम को ही वो लोग किए, ठीक। आधा काम को ही क्या किए वो लोग, अल्टरनेट डे में किए। तो देखो पहला दिन आएगा, फर्स्ट दिन में ए आएगा, 3 यूनिट करेगा, ठीक। 3 यूनिट ही करेगा, इफिशियंसी इसका पर डे है, ये जो इफिशियंसी है इसका पर डे है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तब जाके 24 दिन में 72 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, इसलिए 12 दिन में 72 यूनिट काम करता है। ये पर्टिकुलर 1 डे का है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब क्या है, सेकंड सेकंड दिन में आता है बी, ये कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है। मतलब क्या हुआ, 2 दिन काम हुआ, ठीक है। 3 + 6 कर देंगे इज इक्वल टू 2 डे, मतलब 2 दिन में कितना, इतना यूनिट काम हुआ हमारा, 36, ठीक है। इतना यूनिट काम, इनको प्लस कर देंगे तो 9 यूनिट कितना काम हुआ, 2 दिन में काम हुआ, जब ए एक दिन है और बी एक दिन है। इस चीज को ध्यान में रखना, अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी लेवल का है, ठीक, डुएबल है। इतना होने के बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, आधा काम। तो इसका आधा काम कितना होगा, 72 का आधा काम कितना होगा, टोटल वर्क है ना ये, तो टोटल वर्क है, इसका आधा काम कितना होगा, 36 यूनिट होगा। और 36 यूनिट ही क्या करना है, काम करना है। तो देखो 9 यूनिट, ठीक, 9 यूनिट 2 दिन में होता है, लेकिन हमको क्या है 36 यूनिट करना है, ठीक। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आए, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 9×4 = 36 यूनिट हमको करना है, तो डे कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा, ठीक। 8 दिन में क्या होंगे, अल्टरनेट डे पे करेंगे तो 36 यूनिट काम होगा, कितने दिन में, 8 दिन में। ये हमको पता चल गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको 36 करना था। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि ठीक आधा पूरा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, अब एक साथ काम करेंगे। बाकी जो 36 यूनिट है, देखो 36 यूनिट तो क्या हुआ, 8 दिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन और 36 यूनिट बचा, इसको क्या कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, मतलब 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक। सॉरी 9 दिन में नहीं, मतलब 9 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। देखो ये मिलके क्या कितना काम है, 6×3 = 9, 9 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। यहाँ पे 2 दिन नहीं लेंगे क्योंकि अल्टरनेट था, इसलिए 2 दिन लिए, मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट, ठीक। तो हमको कितना काम करना है, 36 यूनिट। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 36 यूनिट हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 4 दिन लगा, ठीक है। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको क्या हमें देखो, नॉर्मल मैं क्या करूँ, इसको डिटेल्स में और अच्छे से इसको डिटेल्स में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। बेसिक लेवल से पूरा बता सकता हूँ, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, देखो 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, 9 का मल्टीप्लाई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा एग्जाम में आपको बनाना है, ठीक है। टाइम बहुत कम रहता है इसलिए। तो देखो यहाँ 4 डे का 36 यूनिट पहला कितना, 8 दिन में काम हुआ, और आधा बचा हुआ 36 यूनिट 4 दिन में काम हुआ।
तो पूरा कार्य कितना दिन लग रहा है, तो दोनों डे को जोड़ लेंगे। ठीक, दोनों डे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 8 डे है प्लस 4 डे है, इनको जोड़ देंगे तो 12 दिन, तो 12 दिन लगेंगे इसको। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, बहुत ही क्या मैं बेसिक लेवल से बताया हूँ। और ये जो मैं बताऊँ क्या हो सके आपको क्या है, पहले स्टार्टिंग में एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये वाला जो मेथड है, ठीक है, ये इजी मेथड है। ऐसा क्या है, आपको जब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में बनाओगे तो फिर क्या है, अगर इस मेथड से बना रहे हो तो आपका इजीली बनेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इक्वल टू द एज ऑफ देयर फादर 5 years ago बी एज वाज 1/4 ऑफ द फादर्स एज 3 years hence a age will be 1/2 of his father's age at present a is how many years old younger than b। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एजेस का क्वेश्चन है। एजेस का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला कि वर्तमान में ए और बी की आयु का योग उनके पिता की आयु के बराबर है। ठीक, वर्तमान में ए और बी के आयु का योग उनके पिता की आयु के बराबर है। ये क्या है, प्रेजेंट एज, हमने उसको निकाल लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु, बी से क्या 5 वर्ष पहले बी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 थी। मतलब पिता का भी 5 वर्ष पहले लेंगे, उसका 1/4। ठीक, पिता कर ली। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो 4b माइनस 4×5 इज इक्वल टू f-5। अब -5 को इधर ले आऊंगा तो 4b माइनस कितना हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -15 इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे जो f का वैल्यू है 4b माइनस 15 हो गया। ठीक, ये क्या है, ब्रैकेट में हम लोग लिख लिए इसको। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद आगे वाले में क्या बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद एक ही आयु के 3 वर्ष बाद, तो +3 करेंगे। ठीक है, +3 करेंगे, यहाँ माइनस क्योंकि पहले बोला था। बाद एफ के भी +3 करेंगे। ठीक, के बाद पिता की आयु की आधी होगी। आधी होगी मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, जैसा जैसा क्वेश्चन थे वैसा सॉल्व करते हुए 2 को इधर ले आएंगे, 2a 3 दूनी 6 इज इक्वल टू f+3। ठीक, 2a 3 को इधर ले आऊंगा तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 2a+3 इज इक्वल टू f। ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक, हमको इतना पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या करूंगा, f का वैल्यू को 2 बार क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट करके देखूंगा। पहले इसको पुट करके देखता हूँ f का वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या होगा, 1+b। ठीक, 1+b होगा यहाँ इज इक्वल टू f का वैल्यू को पुट कर दूंगा 4b माइनस 15। ठीक, अब b को इधर ले आऊंगा तो a, b को इधर नहीं ले आता हूँ, a को उधर ले जाता हूँ, अब b को भी उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 3b माइनस a इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक, ये हमको मिल गया। यहाँ से अलग से लिख लेता हूँ, 3b माइनस a इज इक्वल टू 15। ऐसा समझाने के लिए मैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट बना रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको तो रख के देख लिया। अब ये वाला वैल्यू को क्या करूंगा, f की जगह रख के देखूंगा। तो यहाँ पे रख के देखता हूँ, a+b हो गया इज इक्वल टू हो गया 2a+3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे b ले लेंगे, 2a इधर आएगा तो -a हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यह हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को देखिए, इन दोनों ब्रैकेट को देखिए। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना है, 3a माइनस ए इज इक्वल टू 15 और b माइनस ए इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए को कट कर देता हूँ। ठीक है, ए कट करके यहाँ पे प्लस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस करूँगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करूँगा।
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो निकालना आता ही होगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा 2a, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 12, ठीक। 15 में 3 गया 12, काटे थे 2 चौका 12, तो a का वैल्यू 6 आ गया यहाँ, ठीक है। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6। जब a का वैल्यू 6 आ गया तो b का वैल्यू कितना आएगा, जब इस वाले ब्रैकेट में रखेंगे a का वैल्यू को, तो b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे, इधर प्लस हो जाएगा तो b का वैल्यू 9 आएगा, ठीक। a का वैल्यू 6, b का 9, तो f का वैल्यू कितना आएगा, देखो a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे 6, और b का वैल्यू यहाँ पे 9, ठीक। तो f का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है देखो 6 है, और b का वैल्यू 9 है, तो f का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 15। हम लोग क्या है सब निकाले, a का वैल्यू निकाले, b का वैल्यू निकाले, f का वैल्यू, हमको क्या बोला कि a b से कितना वर्ष बड़ा है, ठीक, यहाँ छोटा है, तो a क्या है b से 3 वर्ष छोटा है। कैसे उसको बता देता हूँ, देखो a क्या है 6 ईयर है, ठीक। a की वर्तमान आयु कितना है 6 साल, और b का वर्तमान आयु क्या है 9 साल, तो देखो 9 साल ये बड़ा है, ठीक। a से कितना 3 साल बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि a b से कितना बड़ा है छोटा है, तो a क्या है b से 3 वर्ष छोटा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। ये भी एजेस के क्वेश्चन है, एजेस ने ये क्या है एवरेज के क्वेश्चन है, ठीक है। सब टाइप का क्वेश्चन में लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, द एवरेज वेट ऑफ एन स्टूडेंट इज 48 kg, व्हेन द स्टूडेंट वेट ऑफ 74 kg join the group, the average weight of increase by 1 kg among the n student, the ratio of boys to girls 3:2, if the average weight of the girls is 42 kg, then find the average weight of the boys। यहाँ पे क्या बोल रहा है n छात्रों का औसत वजन कितना है, 48 किलो है, 74 किलोग्राम वजन वाला छात्र समूह में शामिल होता है, ठीक है। इसका क्या है 74 किलो का वजन है एक व्यक्ति वो शामिल होता है, तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाती है। एन छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि लड़कियों का औसत वजन 42 किलो है तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, ठीक। ऐसा टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो एन छात्र का औसत वजन मतलब एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला सम अपॉन क्वांटिटी, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होगा एवरेज अपॉन एवरेज इंटू क्वांटिटी, जो भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे एवरेज पूछा है हमको, एवरेज कितना है 48, तो एवरेज की जगह यहाँ पे 48 करूँगा, और क्वांटिटी कितना है एन छात्र, तो नीचे में कितना हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा, सम मतलब इसको प्लस किया है तो 48 एन आ जाएगा, ठीक है। एन छात्र सबके छात्रों के एज को प्लस किए तो हमको सम निकला, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमको सम कितना मिल गया 48 एन, ठीक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब क्या 74 किलोग्राम वजन वाला छात्र समूह में शामिल होता है, कितना 74 किलो वाला वजन वाला व्यक्ति क्या समूह में शामिल होता है, तो शामिल होता है तो क्या होगा देखो पहले कितना था एन थे, उसमें से क्या एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो उनका औसत वजन एवरेज में 1 किलो बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था 48, और अभी का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 1 बढ़ जाता है तो 49 हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो सम है वो क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक। इसका सम क्या होगा एवरेज कितना है यहाँ पे 49 है, ठीक। और क्वांटिटी कितना है एन छात्र थे उसमें से प्लस एक ऐड हो गया, इससे 49 से मल्टीप्लाई करेंगे यही सम आएगा, ठीक। क्योंकि एवरेज से क्या है 1 किलो बढ़ रहा है, ठीक। पहले 48 था तो एक बढ़ा एवरेज तो 49 हो गया, और सम का फार्मूला ही होता है एवरेज एवरेज इंटू क्वांटिटी, एवरेज 49 हो गया, क्वांटिटी कितना है n प्लस 1 हो गया, ठीक। इसका सम देख लिया हम लोग, ठीक। और इसी सम क्या है दोनों का सम क्या है इक्वल होंगे, ठीक ठीक। दोनों का क्या करेंगे सम को हम लोग इक्वल होंगे नहीं हमको इक्वल करना है, ठीक। इक्वल कैसे करेंगे एक छात्र जो था 40 एन थे इतना वजन था टोटल, उसमें क्या 74 वाला जुड़ गया, तब जाके फिर क्या हुआ n प्लस 1 इंटू 49 हुआ, इन दोनों का सम क्या है इक्वल है, ठीक है। जब इसमें क्या करेंगे 48 में 74 प्लस करेंगे
तो n+1 इंटू 49 को जब मल्टीप्लाई, इनका जो आंसर होगा वही भी सेम हो। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 48n दोनों के सम को क्या इक्वल कर लेके देखो, 40n के बाद क्या 74 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इसको ऐड किए हैं। ठीक, 2-3 बार अच्छे से देख लेना अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इक्वल टू 74 इज इक्वल टू कितना है 49। ठीक, यहाँ जी नहीं है 49 है। ठीक, 49n प्लस 49। ठीक, n हो गया 74, इससे माइनस किए तो यहाँ पे कितना बचा 25। तो n का जो वैल्यू है, ठीक, वो कितना आ गया यहाँ पे 25। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि n छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो n में क्या है देखो, n छात्र मतलब 25 छात्र हैं। ठीक, उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या 3:2 है। ठीक, बॉयज और गर्ल्स का कितना है 3:2 है, मतलब कि यहाँ पे बॉयज हैं यहाँ पे गर्ल्स हैं, क्या रेशियो 3:2 है। ठीक, इन्हीं को प्लस कर देंगे तो 5 क्या है 25 के बराबर हो जाएगा। तो 1 क्या है 5 के बराबर हो जाएगा, 5 5 25। तो 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5 या 15, फिर 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, ये हमको बॉयज और गर्ल्स का हमको नंबर पता चल गया यहाँ से। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों का औसत वजन 42 है। ठीक, लड़कियों का औसत वजन 42, मतलब इसका सम कितना होगा एवरेज इंटू क्वांटिटी। एवरेज कितना है 42, क्वांटिटी मतलब कितने हैं लड़की 10 है, इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 420 कितने होंगे गर्ल्स हो गए। ठीक, तो हमको क्या करना है, लड़कों का हमको एवरेज वजन हमको निकालना है। n छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है 48 किलो है। ठीक, ठीक, n छात्रों का औसत वजन इतना है, तो n छात्र कितने हैं 25 है, इंटू 48 करेंगे तो इसका जो टोटल सम है, ठीक, टोटल सम है वो कितना आएगा देखो, ये तो गर्ल्स का सम है, तो टोटल सम कितना आएगा यहाँ पे 1200 आएगा। ठीक, टोटल सम कितना आएगा हमारे पास 1200 आएगा। ठीक, अब 1200 में क्या करेंगे, गर्ल्स कितने हैं 420 हैं, तो बॉयज कितने होंगे इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो 0 हो गया 8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या 780 कितने होंगे बॉयज होंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा बॉयज होंगे। बॉयज कितने हो गए, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, बॉयज कितने होंगे 780। ठीक, अब इसको क्या हमको एवरेज वजन निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, एवरेज का फार्मूला देख लेते हैं, एवरेज का फार्मूला क्या होता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन क्वांटिटी। सम कितना है मतलब कितना वजन कितना 780 है, क्वांटिटी कितना है बॉयज का 15। ठीक, तो इसको क्या काट देंगे हम लोग। ठीक, ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान में देखना। यहाँ पे कितना का 780 डिवाइड बाई 15, काट देंगे 15 पचे 75। ठीक है, 15 दूनी 30, तो 52 kg आ गया। 52 kg क्या आ गया हमारा, बॉयज का एवरेज आ गया, लड़कों का औसत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ही सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जो चीज़ को बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। ठीक है, वीडियो जब भी देखोगे क्या करना, मैं बोलते जाना उसको भी ध्यान में रखना। ठीक, और ऐसे ही बनाने के क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है एवरेज के बस फॉर्मूला पे बेस है। ठीक, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि अ मिल्क मैन हैज 125 liters of poor milk. He sells 25 liters of milk and replaces it with 25 liters of water. He repeated this process 2 more times. After the third replacement, how many liters of water should be added so that the ratio of milk and water 1:2? यहाँ पे क्या बोला कि एक दूध वाले के पास 125 लीटर शुद्ध दूध है, वह 25 लीटर दूध बेचता है और उसके स्थान पर 25 लीटर पानी डालता है। वह इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराता है। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है,
एक क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला बेस पे हमको इसको बनाना है। ठीक, इसमें क्या जो इनिशियल होता है, जो स्टार्टिंग में रहता है वो कितना होता है, वहाँ पे स्टार्टिंग में जो रहता है उसको पहले लेते हैं। ठीक, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि एम मान लेता हूँ। ठीक, एम मान लेता हूँ, ये क्या है स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में जो भी मिक्सचर रहता है उसको क्या क्या हूँ मैं एम मान लिया हूँ, ये मान के चला हूँ। ठीक, एक फार्मूला समझाने के लिए यहाँ पे एम, ठीक है, 1 - कितना होगा यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई एम, ठीक है एन। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक, मतलब आया नहीं, मतलब इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, इसका फार्मूला भी देख लेते, फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, फार्मूला क्या बताया था अभी मैं, एम, ठीक, 1 - x/m पूरे का पावर 3। एम का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग, अभी बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग जो भी क्या है यहाँ पे मिल्क है, तो स्टार्टिंग वाला मिल्क क्या है एम है। ठीक, एक्स मतलब क्या है जितना हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, जितना हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, हम लोग 3 बार क्या करें 25-25 लीटर हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं, 25 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। एन मतलब 3 नंबर ऑफ प्रतिस्थापन कितने बार कर रहे हैं हम लोग 3 बार। ठीक, ठीक, 2 बार एक्स्ट्रा कर रहे हैं मतलब टोटल 3 बार कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे 125 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 - x/25, यहाँ पे 125 फार्मूला है बस पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला में एन होगा। ठीक, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 125 इंटू 25 25 125 5 5 4/5 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब 3 हो जाएगा। ठीक, 125 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 से तीनों 5 कट जाएगा। ठीक, 125 125 125 तीनों से कट जाएगा, 4 64 यहाँ पे 64 आ गया, मतलब जो बचा हुआ मिल्क है वो कितना है 64 है। ठीक, तो वाटर कितना होगा टोटल जो क्या है देखो 125 है, इतना क्या है टोटल क्या है मिल्क है। ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं जितना दूध हम लोग डाल रहे हैं उतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना हम लोग दूध निकाल रहे हैं उतना ही हम लोग क्या है पानी डाल रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास कितना है 64 हमको मिल्क बचा, तो पानी कितना होगा टोटल इतना मिल्क था 64 बचा, लेकिन जितना डाल रहे हैं उतना ही क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 61 आ गया, ये क्या होगा हमारा वाटर होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, 60 इसको माइनस इसलिए किए मिल्क मिल्क से माइनस किए। ठीक है, तो हमारे पास क्या 64 लीटर क्या मिल्क बचा हुआ है, 125 टोटल मिल्क था, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो पानी होगा, तो 61 हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करें 64 मिल्क है 61 पानी है, उसमें एक्स क्या हम लोग और क्या कर रहे हैं पानी मिला रहे हैं, तब जाके हमारा रेशियो 1:2 हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू। ठीक, बस फार्मूला में पुट किया हूँ। ठीक, कंफ्यूज मत होना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 6 दूनी 12 इक्वल 61 प्लस एक्स, एक्स इक्वल क्या होगा 128 माइनस 61, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 67 आ गया। ठीक, इतना क्या है वाटर हम लोग मिलाए, तो ऑप्शन ही सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पर है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम ऑफ राम इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम ऑफ श्याम। If the monthly expenditure of Shyam is 40% less than the Ram's monthly expenditure, if at the end of the month Ram and Shyam save 12,000 and 10,000 respectively, then the monthly income of Ram is how much more than that the Shyam's monthly income। ये पूछा गया। ठीक, हिंदी में क्या बोल रहे देख लेते हैं इसको, राम की मासिक आय का 5 गुना श्याम की मासिक आय के 8 गुना के बराबर है। यदि श्याम का मासिक व्यय राम के मासिक व्यय से 40% कम है, यदि महीने के अंत में राम और श्याम का क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये बचता है। ठीक, इतना ये लोग क्या करते हैं सेविंग करते हैं, तो राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितना अधिक है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला में बस रखना है। ठीक है, ज़्यादातर क्या है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल में क्या है ज़्यादातर क्या होंगे फार्मूला बेस पे आएंगे, वहाँ फार्मूला पुट करना आपका आंसर आ जाएगा, लॉजिकली भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लॉजिकली सॉल्व करूंगा मैं। देखो एक फार्मूला होता है कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है।
ठीक, जितना हमको इनकम मिलेगा उसको या तो खर्चा करेंगे या तो बचाएंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, यही फॉर्मूला होता है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये हमको पता है। या तो खर्चा करेंगे या तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बचाएंगे। दो ही ऑप्शन है। ठीक, राम की मासिक आय का 5 गुना श्याम की मासिक आय के 8 गुना के बराबर है। मतलब राम का जो मासिक इनकम है और श्याम के मासिक इनकम, राम के मासिक इनकम का 5 गुना श्याम के मासिक इनकम का 8 गुना के बराबर है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, राम का इनकम श्याम का इनकम इज इक्वल टू क्या होगा, 8:5 हो जाएगा। जब भी ऐसे इक्वल में रहता है तो हम लोग क्या जस्ट अपोजिट कर लेते हैं रेशियो निकालने के लिए। ये इनकम का रेशियो हमको मिल गया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, मैं खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि श्याम के मासिक वेतन राम के मासिक व्यय से, ठीक है, व्यय बोला है मतलब एक्सपेंडिचर, राम के मासिक व्यय से 40% कम है। मतलब श्याम का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और राम के एक्सपेंडिचर से 40% कम है। मतलब 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है, 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे, परसेंटेज में डिवाइड में 100, 0 से 0 कट गया, 2 3 4 2 5 10, कम हो रहा है तो माइनस होगा, तो 3/5। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, 3/5 कर दूंगा। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू से वैल्यू निकालते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इससे परसेंट कम है बोला है, इसलिए यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई किए। अब इसको 5 को इधर ले आऊंगा, श्याम का एक्सपेंडिचर इंटू 5, राम का एक्सपेंडिचर इंटू 3। अभी बताया था इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, 3:5 हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर का है। ठीक, हमको यहाँ पे दो चीज मिल गया, हम लोग दो चीज निकाल ली यहाँ पे। ठीक, इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो। इनकम का रेशियो को मैं क्या करूंगा, एक्स मान लूंगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो को मैं क्या करूंगा, वाई मान लूंगा। ठीक, यहाँ को यहाँ अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक, इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस एस का एक्सपेंडिचर रेशियो आर का एक्सपेंडिचर 3y रेशियो 5y। ठीक है, यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिल गया। ठीक, यहाँ पे भी हमको डिब्बा में क्या है, 2 ब्रैकेट में हमको मेन चीज हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि महीने के अंत में राम और श्याम का क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपये बचाते हैं। देखो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे देखो सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सेविंग को इधर ले जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्मूला बेस पे पुट करूँगा। तो पहला जो सेविंग दिया है, किसका दिया है, राम का 12,000। 12,000 राम का, तो मतलब 12,000 सेविंग मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक, सेविंग कितना है, किसका, राम का। राम का सेविंग कितना है यहाँ पे, 12,000 सेव कर रहे हो। ठीक, 12,000। और राम का सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। राम का इनकम कितना है, देखो 8x, 8x ले लेंगे। ठीक, माइनस करेंगे, राम का एक्सपेंडिचर कितना है, 5y, तो 5y ले लेंगे, इज इक्वल टू कर लेंगे। बस क्या है, जो जो चीज़ है उसको मैं पुट कर देगा, ये इतना हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, श्याम का देखेंगे। श्याम कितना बचा था, 10,000, यहाँ पे भी 10,000 होगा। ठीक, और श्याम का जो इनकम है, ठीक, इसी बेस पे ही पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। श्याम का इनकम कितना है, 5x है, माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर कितना है श्याम का, 3y इज इक्वल टू 10,000। ये आ गया, ये यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, दो ठो आ गया इक्वेशन। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू को निकाल लूंगा। ठीक, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूंगा, वाई हमको क्या निकालना है लास्ट में, श्याम की मासिक क्या बोला है, श्याम क्या है देखो, 5x माने है श्याम का। ठीक, x माने हम लोग, तो हम लोग क्या करूंगा मैं, y का वैल्यू को इक्वल कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके y इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब y को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, थोड़ा देखना, 8 या कितना हो गया, 24x। ठीक, माइनस 5 या 15y,
इज इक्वल टू 36,000। ठीक, बस मल्टीप्लाई किया हूँ, यहाँ अलग से लिख रहा हूँ। 5 बचे 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 50,000। ठीक, इतना हो गया। हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब क्या करूँगा, देखो इतना करने के बाद इसको मिटा लेता हूँ, इसका यूज़ खत्म हो गया है। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 24x माइनस 15y इज इक्वल टू 36,000 और 25x माइनस 15y इज इक्वल टू 50,000। ठीक, इतना लिख लिया मैं। इतना करने के बाद क्या करूँगा, अब क्या है, मेरे को y का वैल्यू को हटाना है, तो देखो माइनस माइनस तो कटेगा, तो इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे माइनस करूँगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को हमको पहले से ही पता है। ठीक, माइनस है तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो गया तो माइनस यहाँ पे कितना होगा, 4 हो गया, और इधर से चला गया तो 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 14,000 हो गया। ठीक, माइनस में 14 हो गया, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 14,000 हो गया। ठीक, और हमको क्या बोला है कि राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितनी अधिक है बोला है। ठीक है, राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितनी अधिक है, तो एक्स का वैल्यू 14,000 आ गया। और कितना अधिक है, मतलब इसी का डिफरेंस, इसी का डिफरेंस हो गया, राम का इनकम श्याम का इनकम कितना अधिक है, बोला इसी का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 3x है। तो 3 इंटू कितना करूंगा मैं, एक्स के वैल्यू की जगह मैं 14,000 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 42,000। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, जगह कम था। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका वर्ड को ध्यान में रखना और सॉल्व करना। ठीक, अच्छे से क्या है, इसको समझाया मैं, थोड़ा सा टाइम लेकर समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम होता है। ठीक, मतलब कि टाइम एंड वर्क आपको अगर पता है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बनेगा, सेम मेथड से ही बनता है। ठीक, इसका भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि PQRS 4 पाइप्स विच कैन either fill the empty of tank 12 hours, 20 hours and 30 hours and 50 hours respectively. If the whole tank is filled in 15 hours when all the pipes are working together, then find the maximum possibility number of outlet pipe. ठीक है, आउटलेट पाइप में हमको नंबर बताना है कि कितना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे PQRS 4 पाइप हैं जो एक टैंक को क्रमशः 12 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा और 15 घंटा में भर रहे हैं तो खाली कर रहे हैं। ठीक, यदि सभी पाइप के एक साथ काम करने पर पूरे टैंक को 15 घंटे में भर दिया जाता है, तो आउटलेट पाइप का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जब भी होता है तो PQ लिख लेंगे, R लिख लेंगे, S लिख लेंगे। ठीक, ये कितना 12 घंटा में भरता है, ये कितना 20 घंटा में, ये 30 घंटा में, ये क्या है 15 घंटा में। कौन सा भर रहा है कौन सा खाली कर रहा है नहीं पता हमको, इनका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा एक नंबर लेंगे जो क्या होंगे, इन चारों से डिवाइड हो। ठीक, 60 है, इसके डिवाइड करेंगे। ठीक, टोटल क्या कैपेसिटी टैंक का 60 लीटर है, मान लेते हैं 60 लीटर है टोटल टैंक का कैपेसिटी। ठीक, तो 12 घंटे में भर रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर भरेगा या खाली करेगा। ये टोटल 60 लीटर है, हम लोग मान के चल रहे हैं इसको। ठीक, इसको मैं मान के चल रहा हूँ, आपको समझने के लिए अच्छे से मान के चल रहा हूँ कि टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 60 लीटर है, ये मान के चल रहा हूँ ना। ठीक, 60 लीटर है, इतना ही होगा 60 लीटर का आसपास। ठीक, इतना। अब 5 लीटर क्या है, भर रहे हैं खाली कर रहे हैं। ठीक, इससे डिवाइड करते हैं 20 घंटा में, तो यहाँ पे 3 लीटर ले लेंगे। इसको बस डिवाइड किया हूँ, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर आएगा। अब 5 से डिवाइड कर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 लीटर आएगा। ठीक, तो ऐसे क्या हम लोग डिवाइड कर लिया, मतलब कि एक घंटा में क्या आएगा, 5 लीटर यहाँ तो भर रहे हैं तो खाली कर रहा है, 3 घंटा में भर रहे हैं खाली कर रहा है। ठीक है, पी क्या है 5 घंटा लग रहा है, क्यू को 3 घंटा, आर को 2 घंटा, और सॉरी पी को 12 घंटा लग रहा है। ठीक है, लेकिन 1 घंटे में क्या कर रहा है, 5 लीटर या तो ऐड कर रहा है या तो निकाल रहा है। क्यू 5 एक घंटे में 3 लीटर निकाल रहा है या तो ऐड कर रहा है, आर निकाल रहे हैं तो ऐड कर रहा है 1 घंटे में। ठीक, तो ये जो भी है
1 आवर का काम है, ठीक। 1 घंटे में क्या निकालेगा या तो ऐड करेगा, ठीक। इतना इससे बस डिवाइड किया हूँ, क्योंकि इफिशियंसी टू डे इक्वल टू टोटल वर्क होता है। ये इफिशियंसी होता है, ये क्या होता है टाइम, और ये है टोटल वर्क यानी टोटल टैंक की कैपेसिटी। मतलब सेम है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से समझ लिए तो बाकी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान से पेशेंस के साथ सुनना, ठीक। इसलिए क्या मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग को। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, 15 घंटे में भर जाता है, 15 घंटे में टैंक को भर जाता है, मतलब 60 लीटर है टोटल कैपेसिटी, 15 घंटे में भर जाता है। 15 चौं 60, मतलब 1 आवर में क्या करेगा हम, 4 लीटर भरेगा, ठीक। 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, तब जाके क्या 60 लीटर भर पाएगा 15 घंटे में। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी टू डे इज इक्वल टू इफिशियंसी, ठीक है, भरने की कैपेसिटी, ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, मतलब टोटल टैंक 60 है, ठीक। टाइम कितना है, 15 घंटा लग रहा है, ठीक। और कैपेसिटी कितना है ई, तो यहाँ पे 4 होगा, इसका जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर होगा। मतलब समझ में आया, मतलब 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, तब जाके 15 घंटे में 16 लीटर भरेगा, सॉरी 60 लीटर भरेगा, ऐसा, ठीक है, 4 लीटर। तो 4 लीटर कब आएगा, इन्हीं चारों में से हमको क्या करना, कुछ भी प्लस या माइनस करके हमको 4 लीटर लाना है, क्योंकि यही कैपेसिटी है टोटल। टोटल जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितना है, 1 घंटे में 4 लीटर ही भरेगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी है। 4 पाइप है, यहाँ तो इसमें से ऐड करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इनलेट पाइप होगा या तो आउटलेट पाइप होगा, कुछ भी हमको 4 लीटर निकालना है। ऐसा कब संभव है, जब क्या करेंगे, पी और एस को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 9 लीटर आ गया, ठीक। और क्यू और आर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 लीटर। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, प्लस में पी को ले रहा हूँ, प्लस में एस को ले रहा हूँ, ये क्या है भर रहे हैं इसको, ठीक है, ये क्या है भरने का काम कर रहे हैं, ठीक। पी और एस इसको भरने का काम कर रहे हैं, और माइनस में क्यू और माइनस में आर को ले रहा हूँ, ठीक है। इसको माइनस में लूंगा, इसको भी माइनस में लूंगा। क्यों माइनस में लूंगा, क्योंकि इसी को माइनस करूंगा तब जाके ही मेरे को 4 लीटर क्या है मेरे को मिलेगा, और यही मेरे को लाना है वैल्यू, ठीक। तो इज इक्वल टू 4 लीटर के बराबर है, इज इक्वल टू हमको 4 लीटर लाना है। तो पी का वैल्यू कितना है 5, एस का वैल्यू कितना है 4, माइनस क्यू का वैल्यू कितना है 3, और आर का वैल्यू कितना है 2। इसी का वैल्यू कितना होगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो 4 लीटर आ रहा है, यही 4 लीटर हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या अधिकतम जो संभव संख्या है आउटलेट पाइप का, आउटलेट का संभव संख्या माइनस मतलब आउटलेट 2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। 1-2 बार क्या है आप अच्छे से देखो तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक घुमाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। तो वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये रहा गाइस आज का क्लास, ठीक है। आज मैं क्या किया था, एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है। सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं अरिथमेटिक और टॉपिक में अरिथमेटिक का और भी क्लासेस लूंगा, ठीक है। अभी क्या हम लोग एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को हम टारगेट करते हुए हम क्लासेस करेंगे, ठीक है। पहले भी क्या है मैं इसका बहुत सारा क्लासेस लेके आया हूँ अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।